जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह जो सेशन है, यह मैथ का एमसीक्यू का सेशन है। और यह जो एमसीक्यू है, यह अभी तक बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, सेम डिजिट के साथ बने हैं। और ऐसे ही पैटर्न पर आने वाले जितने भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन सभी एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप एनटीपीसी का पेपर दें, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर दें, या आप स्टेट एसआई का पेपर दें, या स्टेट शिक्षक भर्ती दें, या स्टेट के कर्मचारी भर्ती का आप पेपर दे रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेशन में जो आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, वे एमसीक्यू आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखते हैं। बहुत सारे एग्जामों में तो डिजिट के साथ यह क्वेश्चन सेम दिख जाएंगे, और बहुत सारे एग्जामों में ऐसे होते हैं कि इसी पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन दिया रहता है। तो समय गंवाए बिना हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। यह जो है कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप है, जिस ऐप पर क्लास जो है सारे सब्जेक्ट के साथ ही साथ अलग अलग आयोग का जो एग्जाम होता है, उन सभी का इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास जो है उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में इस ऐप पर बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों के लिए क्लास अवेलेबल है। चलिए हम लोग चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और यह हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यह पहला क्वेश्चन काफी दमदार होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन जो है आपका, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी इस तरह का अगर क्वेश्चन दे, देखिए इसमें एक संख्या आपका दिख रहा है 342, एक दिख रहा है 47, और एक है आपका 18। क्या क्या दिख रहा है? 342, 47 और 18। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले वाले पर ध्यान ना देकर आप जो यह दूसरे वाला है, इसमें लास्ट वाले से भाग कर दीजिए। 18 दूनी 36, यह जो हुआ मेरा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह का क्वेश्चन इसी ट्रिक से ओरली बना सकते हैं। क्या करिएगा? ओरली बनाइएगा। जब शेषफल वाला क्वेश्चन दे दे, इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, फिर इसमें इतना से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, शेषफल वाला, तो पहले वाले पर ध्यान नहीं देना है, दूसरे वाले में तीसरे वाले से क्या कर देना है, भाग करना है, जो आएगा शेषफल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे यह आंसर जो है, यह बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है सेम इसी पे आधारित है, जो यह पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं, सेम वही पैटर्न है। अब देखिए इसमें क्या है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। देखिए वही सेम है, शेष बचने वाला है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी शेष की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही हैं? तो शेष की बातें चल रही हैं। अभी आपको बताया गया कैसे बनाना है। 56 ले लिए, फिर आप 29 को ले लीजिए, और फिर लास्ट तीसरा जो डिजिट था वह 8 है। 56, 29 और 8। बोले आप पहले पर ध्यान नहीं देना है, सेकेंड वाले में थर्ड वाले से भाग कर दीजिए। 8 3 का 24 होता है। यहां जो मेरा आया, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है शेषफल क्या होगा। तो देखिए यह भी आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी आसानी से बना सकते हैं। आपको एक टाइप के दो क्वेश्चन बहुत ही
ईमानदारी पूर्वक और दमदार तरीका से समझाकर बिना फॉर्मूला का आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व करिएगा यह सिखा दिया गया। तो एग्जाम हॉल में अब आप छोड़कर आने वाले नहीं हैं। आप किसी भी बुक से उठाकर बनाइए, किसी भी क्वेश्चन बैंक को बनाइए, इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो ओरली अब बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 100 तक, अब 100 तक जो है ध्यान क्या देना है हमको कि 100 तक कितनी सम प्राकृतिक संख्या होगी। देखिए 100 तक अगर आप चलते हैं तो सम प्राकृतिक संख्या कितना होगा आपका, सम प्राकृतिक संख्या आपका कितना होगा और विषम प्राकृतिक संख्या अगर आप 100 तक चलते हैं 1 से लेकर 100 तक तो सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं। इसको समझने के लिए देखिए 2 4 6 8 10 आप देख रहे हैं कि सम में 2 का वृद्धि पर कुछ होता है, सम जो है 2 के अंतर पर होता है। और विषम को भी देखिएगा आप, तो विषम भी 2 के अंतर पे होते हैं। ऐसे भी समझ लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए थोड़ा सा। आप विषम को ले रहे हैं तो देखिए कितने के अंतर पे है, 2 का अंतर पे है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ देखिए कितने के अंतर पे यानी 2 प्लस हुआ है, फिर 2 विषम जो है यह कितने के अंतराल पे है, 2 के अंतराल पे होता है। वैसे ही आप सम में चलिएगा, देखिए कितने का अंतराल पे सम गया है, तो जो सम जा रहा है यह कितने के अंतराल पे जा रहा है, 2 के अंतराल पे जा रहा है। तो सम और विषम में 2 का अंतराल होता है। सम संख्या से अगले सम में जाने पर लगातार अगर सम संख्या लिखना है तो 2 का गैपिंग होता है। वैसे ही एक विषम से अगले विषम पे लगातार जाना है तो उसमें भी 2 का गैपिंग होता है। तो 100 तक अगर आपको सम प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो आप क्या करिए, 2 का अंतर होता है ना, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। यह आपका 50 जो आएगा यह आपका सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और सम जब प्राकृतिक संख्या हो गया तो 50 जो होगा वह आपका विषम प्राकृतिक संख्या। अब आप लोगों के मन में एक ख्याल आया होगा, ख्याल क्या आया है कि यह तो डिवाइड होने वाला है 2 से, तो आप आसानी से बना दिए। अगर 101 लिखा हो और तब सम और विषम में छांटना हो तो देखिए इसमें भी 2 से भाग करेंगे और सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना होगा। तो 2 से भाग करेंगे लेकिन दशमलव मर्त में नहीं, 2 से भाग करेंगे तो 2 से जाएगा 50, मर्त में 100 और एक संख्या बढ़ा, इसमें एक बढ़ा कर इधर लिख देंगे, यानी विषम संख्या 51 हो गया और सम संख्या 101 तक जाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो दिया है आप तो यह समझ गए छांटने के लिए। जैसे मान के चलिए यह 100 तक दिया था, 23 तक दे दे, 23 तक यह लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसमें छठा तो इसमें भी 2 से आप भाग करिए। अब क्या करिए, भाग करिएगा तो 11 दूनी 22, यानी 11 गो संख्या जो होगा वह सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा और 12 को जो होगा वह विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। यानी जो डिजिट दिया रहेगा अगर कटने वाला है तो हाफ हाफ करके लिख लीजिए, और नहीं कटने वाला है तो उससे पहले जो कटने वाला है जितने मर्त में उसको लिखिएगा वो आपका सम प्राकृतिक और 1 बढ़ा दीजिएगा तो वह विषम प्राकृतिक हो गया। देखिए 23 तक हो रहा है, 23 को 12 और 11 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 50 और 51 जोड़ेंगे तो 101 संख्या हो जाएगा। जैसे 100 में 50 को सम प्राकृतिक और 50 को विषम प्राकृतिक संख्या है। समझ में आप सभी को आ गया होगा। अब हमको औसत बताना है। क्वेश्चन में क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा, औसत बताना है। अब औसत बताना है तो इसमें भी आप लोग बारीकी से समझिए। सम प्राकृतिक संख्या का जो औसत होगा,
सम प्राकृतिक संख्या का जो औसत होगा, जितने सम प्राकृतिक संख्या उसमें एक मात्र बढ़ा दीजिएगा, वह आपका सम प्राकृतिक संख्या का आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका सम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा था, तो क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में विषम प्राकृतिक संख्या का भी औसत पूछ सकता है, यह 50 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत भी पूछ सकता है, या 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ सकता है। तो आप विषम संख्या निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 50, और 50 संख्या का औसत जब पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, जितना विषम संख्या होता है वही इसका औसत हो जाता है। इसको और डीप में आप सभी को और क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप का, तो डीप डीप में और कराते चलेंगे। यहाँ पे जितना आप लोग कॉन्सेप्ट सीखे, एक सीखे कि आप 100 तक, 200 तक, 195 तक, 94 तक, 23 तक, अगर कोई लगातार प्राकृतिक संख्या लिखी गई है उसमें से कितनी प्राकृतिक संख्या सम है और कितनी प्राकृतिक संख्या विषम है, यह छांटना आप लोग यहाँ पे सीखे, यहाँ पे सीखे, यहाँ पे सीखे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि अगर औसत निकालने का कहेगा सम प्राकृतिक संख्या का या विषम प्राकृतिक संख्या का, सम प्राकृतिक संख्या कहेगा तो जितना सम होगा उसमें एक बढ़ा देना है, लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कहेगा तो उतना का उतना ही रख देंगे। यहाँ पे आप लोग दो कॉन्सेप्ट सीखे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को फिर जब आपका एमसीक्यू मिलेगा इस टाइप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको कराया जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो अभी आप विषम से सीखे हैं, सम में है 200 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। आपको कहां तक बताना है, तो आपको 200 तक बताना है। तो आपके मन में आ गया है कि 200 तक जो है 2 से भाग करिएगा, देखिए आपका 200 तक सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृत संख्या। अब यह तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो ये हाफ हाफ हो जाता है, तो 100 गो आपका क्या हो जाएगा सम प्राकृत संख्या हो जाएगा 200 तक, और 100 गो ही आपका विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा कहां तक 200 तक। अब इसमें जो पूछा गया है यह सम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा गया है, तो औसत में आप सभी को बताया कुछ नहीं करना है, ज्यादा फॉर्मूला के चक्कर में पड़िएगा, किसी किसी में फॉर्मूला पढ़िए, डायरेक्ट ओरली इसको बनाइए। सम में बताया कि सम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा तो जितना सम होगा उसमें एक बढ़ा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आइए, यह आंसर आपका बी ऑप्शन में दिया है। लेकिन वही विषम में पूछेगा, विषम का औसत पूछ दे, जो आपका विषम प्राकृतिक संख्या 100 तक अगर पूछ रहा है तो कुछ 100 तक 100 संख्या हो रहा है 200 के बीच, 200 तक 100 विषम प्राकृतिक संख्या हो रहा है, तो इसका औसत अगर पूछता है तो कुछ नहीं करेंगे, विषम में वही हो जाता है। विषम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन सम में बदलाव करेंगे, और सम में एक बढ़ा दिया गया, दूसरा कोई काम नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अभी हमारा काफी दमदार क्वेश्चन है। और जितने भी आप सभी क्वेश्चन देख रहे हैं यह सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे यह बीपीएससी में आए हो, बिहार दरोगा में आया हो, एनटीपीसी में आया हो, एसएससी में आया हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में आया हो, कर्मचारी चयन आयोग में है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि अभी तक इन सभी एग्जामों में देखने को इस टाइप का क्वेश्चन मिले हैं, और डिजिट भी सेम मिले हैं। हाँ, अगले एग्जाम में डिजिट मिले या ना मिले, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा और डिजिट भी मिल सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 तथा लघुत्तम समापवर्तक 460 है, इनमें से एक संख्या 92 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है क्या, आप पहली संख्या ले रहे हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पे ले लीजिए आप एलसीएम, और यहां पे ले लीजिए आप एचसीएफ। देखिए पहले इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन यह है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है, यह इन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का इक्वल होता है।
समझ गए होंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वह इन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। अब इसमें आपका 4 पॉइंट छिपा हुआ है। एक तो आपका पहली संख्या हो गया, फिर दूसरी संख्या, फिर एलसीएम और एचसीएफ। यह 4 बातें हैं। इन 4 बातों में एक आपका गायब कर देगा, पहली संख्या कभी गायब कर देगा, बाकी यह 1 2 3 दिया रहेगा। कभी दूसरी संख्या गायब कर देगा और पहली संख्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि पहली दूसरी और एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ आपसे पूछ देगा। तो आप इस फॉर्मेट को अगर अपने माइंड में सेट कर लिया है कि दो जो संख्या होता है उसका जो गुणनफल है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में हमारा क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यह दो संख्याओं का जो गुणनफल है इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के क्या है, बराबर है। यह आप सभी को बता दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपका दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, तो महत्तम यानी एचसीएफ के सामने 23 लिख दिए, तथा लघुत्तम समापवर्तक 460 है, इसके सामने 460 लिख दिए, गुणा कर दिए, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। इन दोनों का जो गुणनफल है, इनमें से एक संख्या 92 है, यानी पहली संख्या 92 हो गया, दूसरी संख्या आपका नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या आपका नहीं दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे, मेरा जवाब आ जाएगा 23 से कट जाएगा यह 4 मर्त में। कितने मर्त में गया, 4 मर्त में। और 4 से यह कट जाएगा, 4 से कट जाएगा यह 115 मर्त, और इसका जो जवाब हो जाएगा आपका 115। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणा होगा, देखिए गुणा का चिन्ह दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा यानी गुणनफल होगा वह इन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। और इसका मान दिया रहेगा। इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करना था, किसी में पहली, तो दूसरी का मान बैठाएंगे, पहली निकल जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से आप सभी क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यह है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। आपको पता है कि अंक कितने होते हैं, अंक जो होते हैं वे 10 होते हैं। तो वे 10 अंक कौन कौन है, अगर वह कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको आसानी वे में बना सकते हैं। आप अंक पता है आपको कि अंक जो होता है आपका वे 10 अंक होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं यह आपके अंक है। अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, इन लोग का स्क्वायर करते हैं। देखिए आप 0 का स्क्वायर करिएगा, 0 में 0 से गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा। अब इन अंकों का स्क्वायर करिए। क्यों इन अंकों का स्क्वायर करा रहे हैं आप लोग से, देखिए किसी भी संख्या को बड़ा से बड़ा संख्या लिखिएगा तो बड़ी सी बड़ी संख्या जितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, यही 0 से 9 तक के अंक का हम लोग प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का। और यही इकाई के स्थान पर रहते हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, सारे स्थानों पर यह 0 से लेकर 9 तक के ही कोई अंक हो सकते हैं। तो हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर क्या क्या स्क्वायर करने पर आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आएंगे वही किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पे नहीं आएंगे। तो इसका मैं स्क्वायर करिए, 0 को 2 बार करिएगा तो 0 ही आएगा, 1 को करिएगा 1, 2 का करिएगा तो 4, 3 का 9, 4 का 16, तो इकाई के स्थान पे क्या आया 6, 5 का 25, तो इकाई के स्थान पे क्या आया 5,
6 का 36, इकाई के स्थान पे क्या आया 6, 7 का 49, इकाई के स्थान पे 9, 8 का आपका 64, यानी इकाई के स्थान पे 4, और 9 का आप करिएगा तो 81, यानी इकाई के स्थान पर 1। आप देख लिए यह चीज कि आप यह जो डिजिट है आपका 0 से 9 तक का, इसमें आप स्क्वायर किए हैं तो इकाई के स्थान पर 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9, 4 और 1 आया है। इसमें क्या क्या आपको नहीं दिख रहा है इकाई के स्थान पर आते हुए? 2 नहीं दिखाई दिया, 3 नहीं दिखाई दिया, 7 नहीं दिखाई दिया और 8, यानी 2 3, 2 या 3 या 7 या 8, या कोई भी अगर आपके किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे दिखता है, नहीं दिखता है, या किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर नहीं दिखेंगे, या नहीं दिखेंगे, अगर वह दिख गए ये चारों, तो वे किसी भी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता है वह संख्या, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हम अगर स्क्वायर किए हैं तो इसमें इस स्क्वायर करने के दौरान यह 2 3 7 8 इकाई के स्थान पे नहीं दिखे, तो यह किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए इकाई के स्थान पे 6 है, यह वर्ग हो सकता है, क्योंकि देखिए इकाई के स्थान पे 6 आ रहा था, वर्ग में 6 आ रहा था। 5 इकाई के स्थान पे है, यह भी वर्ग हो सकता है, क्योंकि देखिए इकाई के स्थान पे 5 आ रहा था। 1 है इकाई के स्थान पर, यह भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इकाई के स्थान पर 1 यहाँ भी आया, 1 यहाँ भी आया, लेकिन 2 यहाँ पे है और 2 आप देख रहे हैं कहीं भी यहां से यहां तक में स्क्वायर किया गया है, तो कहीं भी इकाई दहाई नहीं देखना है, कहीं भी इकाई के स्थान पर यह नहीं दिखाई दिया, दहाई नहीं देखना है, इकाई देखना है। तो 2 दिखाई नहीं दिया, आप लोग को पहले ही नोट के तौर पे बता दिया गया है, इसको माइंड में नोट के तौर पर याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए कि अगर यह 2 3 7 8 किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर दिखे और पूछा जाए क्या यह किसी संख्या का वर्ग है, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि वह वर्ग नहीं हो सकता है। आपको समझा दिया गया है चार्ट से, तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो याद रखे रहिएगा किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर, यानी इकाई फर्स्ट, अगर 2 दिख गया, 3 दिख गया, 7 दिख गया और 8 दिख गया, तो वह संख्या जो है वह किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। हाँ, इकाई के स्थान पर ऐसे दे दे 12, तो इसका हम लोग वर्ग कर सकते हैं, लेकिन इकाई के स्थान वर्ग कर सकते हैं, तो देखिए वर्ग किए तो क्या आया 4 आया, वर्ग किया जा सकता है। लेकिन वर्ग पूछा जाए कि यह क्या यह संख्या है किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, तो यह हो सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है, इकाई के स्थान पे 5, इकाई के स्थान पे 1 है, लेकिन यह नहीं होगा। डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया 2 3 7 8 अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे दिखता है तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। उसको समझाने के लिए आपको यह रो भी बताया गया है, वर्ग करके भी दिखा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? फिर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप है, तो इसमें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको फास्ट वे में आप जवाब दे सकते हैं। दे कैसे सकते हैं? इकाई के स्थान पर क्या है देख लीजिए आप, यह देखिएगा आप यहाँ पे देख लीजिए इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पे जो है आपका यह 5 है, यह वर्ग हो सकता है। इकाई के स्थान पर 1 है, वर्ग हो सकता है। इकाई के स्थान पे 4 है, वर्ग हो सकता है। लेकिन इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पे देखिए 7 है, और आपको बताया गया इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 दिखाई दे तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा वह सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी पूछा गया था वर्ग नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यह क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, और यह लघुत्तम समापवर्त जो टॉपिक होता है आपका सिलेबस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करिएगा एलसीएम से क्वेश्चन आएगा, एचसीएफ से आएगा, उसी आपका टॉपिक से है। 2 संख्याओं का अंतर दिया है 12 तथा इन संख्याओं का महत्तम भी 12 है, तो यह संख्याएं हैं। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको आप बनाने का प्रयास ना करिए, आप बनाने का ना प्रयास करिए, टाइम वेस्ट ना करिए, आप इसको ऑप्शन से बना लीजिए, समय बचेगा। देखिए यहाँ पे आप अंतर करिएगा, तो यहाँ पे जब अगर आप अंतर कर रहे हैं इन लोगों में, आप इन लोगों में अंतर कर रहे हैं, तो कितने का अंतर हो रहा है देख लीजिए,
यहाँ पे अंतर आपका कितना का हो रहा है, 12 का हो रहा है। यहाँ भी अंतर कितना का हो रहा है, 12 का हो रहा है। यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ भी आपका जो अंतर हो रहा है वह 12 का हो रहा है। और यहाँ चेक करिए, यहाँ भी आपका जो है अंतर जो है यह 12 का हो रहा है। यानी आपका दिया था दो संख्याओं का अंतर 12 है, तो चारों में 12 का अंतर हो गया। ये तो चारों में 12 का अंतर हो गया। तब आपके माइंड में आएगा गुरुजी कैसे ऑप्शन से बनाएंगे, बन जाएगा। आगे तो पढ़िए, इन संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समवर्तक 12 है। यानी अब बात जो है यहां पे आ गई कि जो वे दो संख्याएं हैं वे 12 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए चेक करिए, चेक किया जाए क्या 12 से विभाजित हो रहा है। देखिए 66 12 से विभाजित होगा, नहीं होगा, तो ऐसे ही छट गया। क्या 70 12 से विभाजित होगा, नहीं होगा, ये भी छट गया। क्या 94 12 से विभाजित होगा, नहीं होगा, यह भी छट गया। और यहाँ पे देखिए 12 सतह 84 और 12 है 96, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ लिए, इस तरह का क्वेश्चन में आप किसी भी तरह का फॉर्मूला सूत्र के चक्कर में ना पड़िए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और क्लिक कर डालिए। आपको समझाने के लिए इतना जो है रफ किए हैं, इसमें रफ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यह भी आपका एलसीएम टॉपिक से ही है और बहुत ही दमदार है, और आजकल एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन बहुत दिख रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापूर्त 12 है। अब यह संख्या जो है 1:2:3 के अनुपात में, और जो दिया है मेरा एचसीएफ वह कितना दिया है, तो 12 दिया है। अब संख्या ज्ञात करना, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ ना करिए, आप इन तीनों का एचसीएफ कर लीजिए। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा, कौन ऐसा डिजिट है जिस डिजिट से इन तीनों में भाग लग जाएगा, तो 1 से भाग लगेगा। आप 1 से भाग कर दीजिए, कितना मर्त में गया, 12 मर्त। अब जितने मर्त में जाएगा उससे गुणा करते चलिए, 12 है कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। और इस तरह का ऑप्शन कहाँ है आपका, 12 24 36, यह आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कहा दिया है, सी ऑप्शन में। मान के चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे दे, दो संख्याओं का मौसा 7 है, दो संख्याओं का मौसा 7 है तथा यह संख्या 2:3 के अनुपात में है। तो संख्या ज्ञात करें। तो आप क्या करिएगा, देखिए सेम टाइप हो गया, वहां पे 3 दिया है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, कितना भी संख्या देगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप मौसा यहाँ पे दिया है, तो मौसा यानी एचसीएफ दिया है, तो आप एचसीएफ को साइड करिए, 7 था। अब मेरा दो संख्या जो दिया है 2:3 के अनुपात में है, इसका मौसा यानी कौन संख्या से दोनों में भाग लग जाएंगे, 1 से भाग कर दीजिए, 7 मर्त में गया। अब हमारा यहाँ पे गुणा करिए, 7 दूनी 14 और यहाँ गुणा कर लीजिए, 7 त्रिका 21, एक संख्या 21 हो गया और एक संख्या क्या हो गया, 14 हो गया। सेम इसी टाइप का यह था। तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देख के डर जाइए, आसानी से इसी तरह से एक एक क्वेश्चन बनाइए। और यह जो सीरीज कराया जा रहा है यह दावा है, अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल से बाहर आइएगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान उसी समय दिखेंगे। और जब उसका रिजल्ट आएगा, जिस पेपर को आप देने गए थे उसमें आपका, उसके पीडीएफ में, रिजल्ट का जो पीडीएफ होता है उसमें आपका नाम, यानी आपका नाम, रोल नंबर जो होता है, अगर रोल नंबर से रिजल्ट आया हो तो रोल नंबर, नेम से आया हो तो नेम आपका रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।